ऐसा नहीं लगता है कि न्यायपालिका को बिल्कुल खरीद लेता है? इतने बड़े बड़े जल्लाद, इतने बड़े बड़े जालिम आज बाहर है, और क्या कसूर है लालू प्रसाद यादव जी का? उतने बड़े बड़े दंगाई जिन्होंने कि नरसंहार करवाया, जिनका आस्तीन पूरा पूरा खून से पूरा पूरा दामन उनका लाल हो, रक्त रंजित हो। अमित शाह जी के खिलाफ में आप पोल खोलिए ना, वही अमित शाह जी जो सारा सर दोषी है सोहराबुद्दीन कांड का, गुजरात गोधरा के कांड का सारा सर जिम्मेदार वही लोग हैं। एहसान जाफरी को जिंदा जला दिया गया था। मोहन भागवत जी इस देश के तमाम पिछड़ों को, इस देश के तमाम दलितों को, इस देश के तमाम आदिवासियों को हिंदू मानने पे तैयार ही नहीं है, हिंदू नहीं मानता है। टकले मुख्यमंत्री पे, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बन करके बैठे हैं झूठा साहब, और भारतीय जनता पार्टी के उन जालिमों का, उन दंगाइयों का पोल खोलते हुए आप लोगों के सामने आने का काम किया था। तो योगी को अभी उनकी औकात बता दिए होते। अब तक मैं उत्तर प्रदेश पहुंच करके और योगी आदित्यनाथ को उनकी औकात मालूम करवा दे। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। आइए तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि लालू प्रसाद यादव जी जिस फॉर्डर स्कीम स्कैन का, जिस चारा घोटाले में शिकार हुआ है, उसी एक ही केस में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को साजिशन के तहत जेल में रखा गया है। क्यों, आप सबको पता है? मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश के तहत इसलिए जेल के अंदर रखा है कि लालू प्रसाद यादव जी आज तक ना कभी किसी के सामने घुटना टेके हैं, ना कभी वो झुकने के लिए जाने हैं। बुढ़ापे में भी, उम्र के इस वर्ष में भी मैं आपको बताऊं कि 73वां वर्ष उनका कंप्लीट हो चुका है और ये 74वां वर्ष चल रहा है उनका। उम्र के 74वें वर्ष में भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कभी भी फासिस्ट ताकतों के सामने झुकने का काम नहीं किया, घुटना टेकने का काम नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नेता है तो लालू प्रसाद यादव जी, ओवैसी साहब जैसे लोग जो हमेशा से फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मुखर होकर के बोलने का काम करते हैं, लेकिन कभी झुकने का काम नहीं करते हैं। इसका जीता जागता मिसाल पेश तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने क्या है कि उनको कितना टारगेट किया गया है, उनके पूरी परिवार को, बेटा को, बेटी को, पार्टी को, तमाम लोगों को, यहाँ तक कि उम्र के इस पड़ाव में भी लालू प्रसाद यादव जी को रांची के होटवार जेल में बंद रखा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने उन गलत लोगों के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं किया है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कभी भी गलत, कभी भी फासिस्ट ताकतों से हाथ नहीं मिलाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन वो पलटू चाचा नीतीश कुमार के तरह जिन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन वह महज 3 साल के बाद भाजपा में चले गए। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ना झुके, ना टूटे, ना रुके, ना कभी भाजपा के साथ गए और ना जाएंगे। साथियों, मुझे एक चीज़ बड़ी अफसोस होती है, इस देश के अंदर बड़ी बड़ी कुकांड हुआ, बड़ी बड़ी घटना हुई। मैं आपको बताऊं, गुजरात जहां से कि प्रधानमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, जहां से वो बिलोंग करते हैं, प्रधानमंत्री जी के घर में क्या हुआ है आप सबको पता है। थोड़ी सी याद दिलाना चाहूँगा, लेकिन हाँ, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारी इस वीडियो को आप पहुँचाएँ नरेंद्र मोदी तक, हमारी इस वीडियो को पहुँचाएँ आप उन जालिम अमित शाह जैसे लोगों तक, हमारी इस वीडियो को पहुँचाएँ आप आदित्य योगीनाथ साहब जैसे लोग, जो उन जालिम आदित्य योगीनाथ जैसे लोगों के पास पहुँचाएँ हमारी वीडियो को, जो मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। हम तो आपको कहते हैं कि हमारी वीडियो को इतना शेयर करें कि पहुंचाएं हमारी आवाज़ को वहां तक। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 2005 का समय था और 2005 में अहमदाबाद में शेख सोहराबुद्दीन का फर्जी इनकाउंटर होता है। गौर से सुनिएगा आप सब, शेख सोहराबुद्दीन का फर्जी इनकाउंटर होता है। उसके साथ उनकी पत्नियों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सोहराबुद्दीन के फर्जी इनकाउंटर में नाम किनका आता है पता है ना, और वो सच्चाई भी है। वो नाम जुड़ता है भारतीय जनता पार्टी के वो नवरत्न, जो अमित शाह जी के रूप में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा का, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर में उनका नाम आता है। और मैं आपको बताऊं कि उस केस की सुनवाई करने वाले जज बी के लोया ने जब अमित शाह जी पे नकेल कसना शुरू किया और अमित शाह जी को लगा कि अब हम कहीं से बचने वाले नहीं हैं, तो आप सब अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि 14 दिसंबर 2014 को ही सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की और जज बी के लोया का नागपुर में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है। क्या आप सबको नहीं लगता है कि अमित शाह जी जब अपने आप को जेल जाने के
लायक जब समझने लगे तो उन्होंने सीबीआई जज, जो जज बीके लोया, ब्रिज गोपाल लोया, जिनका नागपुर में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है, और उसके बाद जब दूसरे जज गठित होते हैं तो अपने मनमानी तरीके से उन्होंने अमित शाह जी को बरी कर देता है। क्या इस देश के लोगों को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए उस पर? आइए मैं फिर सरकार का पोल खोलता हूँ, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। साथियों, ना मैं कभी डरा हूँ ना मैं कभी डरूँगा, और मैंने जिसके लिए आवाज़ उठाया है वो ना कभी डरे हैं और ना कभी डरेगा। आखिर वैसे ही लोगों की भाषण सुन सुन करके, तो वैसे ही लोगों की किताबों में पढ़ पढ़ करके, वैसे ही लोगों को टेलीविज़नों में देख देख करके, वैसे ही लोगों की कहानी किस्से को सुन सुन करके तो हम जैसे लालू यादवों में भी हिम्मत और साहस मिलती है साथियों। तो आइए फिर से मैं एक बात बताता हूँ। उसी अहमदाबाद में और एक घटना होती है। किसकी पता है आप सबको? बहन इशरत जहाँ की फर्जी मुठभेड़ बताया जाता है, फर्जी इनकाउंटर होता है उनका। और फर्जी इनकाउंटर में केवल बहन इशरत जहाँ ही नहीं, 4 लोगों को मौत के घाट उतारती है। 4 लोग कौन कौन बताऊं? जिसान जौहर, जावेद, शेख गुलाम, ऐसे लोगों की 4 लोगों का बहन इशरत जहाँ के साथ फर्जी इनकाउंटर में मौतें होती है। उसका भी तार किससे जुड़ता है? उस केस में भी कौन संलिप्त रहता है? उसमें भी कौन फंसता है? अमित शाह जी। लेकिन पता है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके बैठे हैं, अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना करके बैठा है, जिन्हें कि गेंद का वजन भी मालूम नहीं और उन्हें विकेटें भी पता नहीं कि कितने विकेट होते हैं, विकेट की कितनी हाइटें होती है, गेंद का कितना वजन होता है, बल्ला का वजन कितना होता है, पिच की कितनी लंबाई होती है और कितने खिलाड़ी होते हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन करके बैठा है। आपको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिनकी सत्ता होती है, जो सियासत में आते हैं, जिनके पास रसूख होता है, जिनको पावर होता है, सब काम मनमानी से करता है? ऐसा नहीं लगता है कि न्यायपालिका को बिल्कुल खरीद लेता है? अगर ऐसा नहीं होता है तो जज बीके लोया जो सुनवाई करते हैं, सीबीआई का जज, उनका मौत हो जाता है, संदेहास्पद मौत, आज तक उनका कहीं कोई तक जाँच नहीं हो पाता है। आपको नहीं लगता है कि सोहराबुद्दीन को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया? और एक बात बहुत यानी कि दिलचस्प भरी बात और सोचने समझने वाली बात, कि सोहराबुद्दीन इनकाउंटर का चश्मदीद गवाह था तुलसी रामदास जी। आप सबको मैं बताऊं कि तुलसी रामदास जी चश्मदीद गवाह था सोहराबुद्दीन इनकाउंटर का, लेकिन उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इतने बड़े बड़े जल्लाद, इतने बड़े बड़े जालिम आज बाहर है, और क्या कसूर है लालू प्रसाद यादव जी का? यही कसूर है ना कि उन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा, यही कसूर है ना कि दलितों के लिए लड़ाई लड़ा, यही कसूर है ना कि पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ा, यही कसूर है ना कि उन्हें हक दिलाने का काम किया। कभी भी फासिस्ट ताकतों से गलत लोगों के साथ हाथ मिलाने का उन्होंने काम नहीं किया, कभी भी उनके साथ खड़ा होने का काम नहीं किया। यही कसूर है ना लालू प्रसाद यादव जी का। और यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हजम नहीं हो रहा था, जो कि उन्होंने साजिश और षड्यंत्र के तहत शिकार बनाया है। क्या याद है ना आप सबको? मैंने थोड़ी सी याद दिलाने के लिए कि बहन इशरत जहां इनकाउंटर 2004 में उसी गुजरात के अहमदाबाद में होती है, और 4 लोगों को एक साथ फर्जी इनकाउंटर में फर्जी मुठभेड़ में मौत के घाट उतार दिया जाता है, और आज तक उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाता है। और जो दोषी होता है वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन करके बैठा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वही सोहराबुद्दीन केस का जो सुनवाई कर रहे थे, जो केस को हैंडल कर रहे थे, केस को डील कर रहे थे, सीबीआई का जज बीके लोया, जिनका कि नागपुर भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद केंद्र में, और उनका नागपुर के एक निजी अस्पताल में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है। परिवार के लोग, बेटा और उनकी पत्नी और उनके लोग कहते हैं कि हमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं होती है। उनके मरने के बाद जब दूसरे जज गठित होते हैं, दूसरे जजों की टीम, तो उसमें अमित शाह जी को क्लीन चिट मिल जाती है, बरी हो जाती है। क्या आपको नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है? आपको लगता है ना कि पूरा गलत हो रहा है? अगर गलत हो रहा है मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो आप बोलिए, लड़िए। अगर नहीं लड़ेंगे ना, इस तरह ना जाने लाखों लोग फंसे होंगे जिन्हें आप जान रहे हैं। गुजरात गोधरा का कांड आपको याद है ना? वो बहन, वो माँ, उन मासूम बच्चों की चीखें आपको याद है ना जाने कितनी माँओं की, कितनी बहनों की मांग की सिंदूर उजड़ी, कितनों के हाथ के मेहंदी का रंग छूटा, कितने लोगों का सुहाग लूटा। पता है ना कैसी चीखें थी? आप लोग भूल गए।
और उनका कौन, उस गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था उस कांड का मास्टरमाइंड कौन था? आप सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी था, जो देश का मौजूदा प्रधानमंत्री है। घटना के बाद दूसरे देशों ने वीज़ा देना बंद कर दिया था साथियों, दूसरे देशों ने वीज़ा देना बंद कर दिया था। लेकिन आज सत्ता में आ गए तो साहब ने लगता है कि एक दूरबीन रखा है और कोई ऐसा देश नहीं बचा है। हमें लगता है कहीं कोई देश अगर दिखता है तो शायद दूरबीन से पता करके उस देश में भी जाने का काम करता है। लेकिन वही शख्स था जिनको कि अमेरिका ने वीज़ा रोक दिया था उनका कि आप आ नहीं सकते हमारे यहाँ पे। उतने बड़े बड़े दंगाई जिन्होंने कि नरसंहार करवाया, जिनका आस्तीन पूरा खून से पूरा दामन उनका लाल हो, रक्त रंजित हो, लेकिन वैसे लोग आज बाहर है और हुकूमत में है। किन के वजह से हुकूमत में है? मैं इस देश के तमाम पिछड़े, तमाम दलित भाइयों से, तमाम अल्पसंख्यक भाइयों से और तमाम जितना भी बैकवर्ड है उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आखिर अब तक आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों खामोश है? जब आपके किसी भी नेता को नहीं छोड़ता है जो आपकी रहनुमाई करता है, जो आपकी नुमाइंदगी करता है, हर किसी को, हर लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करता है, टॉर्चर करने का काम करता है, फिर आप क्यों नहीं पोल खोलते हैं सरकार का? आपको डर लगता है ना कि आपको फंसा दिया जाएगा, कहीं झूठ मूठ का आपको परेशान किया जाएगा। हाँ, शायद मुझे भी कई लोगों ने फ़ोन करके इस बात को कहा, मुझे भी कई धमकियाँ मिलती है, लगातार आए दिन धमकियाँ फ़ोन पर मिलती है कि आप भाजपा के ख़िलाफ़ में बोलना छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि मैं मर जाऊँगा, मरना पसंद करूँगा, लेकिन मैं गलत के ख़िलाफ़ कभी बोलना बंद नहीं करूँगा, कभी नहीं, बोलता रहूँगा। मार दे, अगर मेरी मौत होगी तो मैं मर जाऊँगा। क्या कसूर है लालू प्रसाद यादव जी का? मैं तो पूछता हूँ, आप भी पूछिए, क्या वो इस देश के तमाम पिछड़ों के लिए लड़ाई नहीं लड़े? आज भी अगर सलाखों के पीछे है तो रांची के रिम्स हॉस्पिटल में रहते हुए भी, होटवार जेल में रहते हुए भी वो देश की तमाम जनताओं का खबर रखते हैं और चिट्ठी पत्राचार के माध्यम से हालात की जानकारी लेते हैं और अपना संदेश भेजते हैं लोगों को। मैं तो कहना चाहता हूँ उन एक समाज के बड़ी तबका को, यादव बिरादरी को, लोगों को, क्या आप अपने रहनुमाओं के लिए भी नहीं लड़ पाते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं? ए यादव भाइयों, आप इतना पीछे कैसे चले गए? जो कृष्ण के वंशज कहलाते हैं, आपको पता है ना, श्री कृष्ण भगवान जिसे कहते हैं, श्री कृष्ण जी, आपको मालूम है कि वो कभी पीछे हटने के लिए और चुप रहने वाले व्यक्ति थे, चुप रहने वाले इंसान थे। अगर इंसान के रूप में अवतार बन करके आए थे इस सरजमीन पे। तो हाल में अभी आपने गुजरात के अंदर बहन सुनीता यादव जी की स्टेटमेंट को सुना कि यदुवंशियों का खून गर्म होता है और वो कभी झुकने के लिए नहीं जानते हैं। जब झुकते हैं तो केवल ईश्वर के विश्वास में झुकते हैं, ईश्वर के प्रांगण में झुकते हैं, उसके सिवा इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ उनके सामने नहीं झुकते हैं, उनके खिलाफ में लड़ने का साहस रखते हैं। तो क्या आप भूल गए यदुवंशी होते हुए भी हिंदुस्तान के अंदर यादवों की इतनी आबादी और आप हक के लिए नहीं लड़ पाते हैं? लालू यादव जी तो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज जो पॉलिटिक्स करने वाले यादव दूसरे पार्टियों में भी है, मैं उनसे भी कहता हूं कि अगर आज भी आपका अस्तित्व अगर जिंदा है ना, कोई फलाने यादव और ढिकाने यादव है ना, तो वो लालू प्रसाद यादव जी का देन है। वरना तो पहले हाथ में लाठी और बस सामने भैंस हुआ करता था। अगर वहाँ से उठा करके किसी ने आपको राजनीति करने का अधिकार दिया, किसी ने आपको अगर किसी ऑफिस में जा कर के सामने से पदाधिकारियों के साथ बैठ करके बात करने का साहस दिया, कुव्वत दिया, तो वो केवल का केवल लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में हो या किसी भी पार्टी में हो, आप क्यों नहीं बोल पाते हैं? आपको डर लगता है ना कि शायद हमारी टिकट कट जाएगी, हमारा वोट बैंक बिगड़ जाएगा। लेकिन आप सोचे, जिस दिन आप उस तरह अगर बलि का बकरा बनेंगे तो फिर आपका क्या होगा? जब उतनी बड़ी हस्ती जो पूरी समाज के लिए लड़ाई लड़े, आज उनका ये हाल है कि उम्र के 73-74 वर्ष में सलाखों के पीछे बंद होकर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मैं केवल का केवल यादव भाइयों से कहना चाहता हूं कि पूरी हिंदुस्तान में जिस दिन आप मचल करके एक साथ आवाज़ उठा देंगे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा उनकी रिहाई के लिए। आखिर उनका क्या कसूर बनता है? और बड़े बड़े लोग, आप उनके खिलाफ में भी बोलिए ना। मैंने तो आपको साफ नाम कहा, फिर से कह रहा हूँ, अमित शाह जी के खिलाफ में आप पोल खोलिए ना। वही अमित शाह जी जो सरासर दोषी है सोहराबुद्दीन कांड का,
जिन्होंने सोहराबुद्दीन और सोहराबुद्दीन के पत्नी को भी मारने का काम किया है। बहन इसरत जहां, जावेद, उनके साथ जिसान जौहर, गुलाम शेख रसूल, इन तमाम लोगों को मारने का काम किया है। गुजरात गोधरा के कांड का सारा सर जिम्मेदार वही लोग हैं। एहसान जाफरी को जिंदा जला दिया गया था। आज तक उनकी पत्नी जाकिया जाफरी रोती रही है, आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया है। आप तमाम लोगों से कहता हूं, किसी को ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ता नहीं है। मैंने तो एक दिन कहा था सोशल मीडिया पे आकर के कि भंवर डुबाएगी तुमको उभारा देकर, भंवर डुबाएगी तुमको उभारा देकर, सुनो ये मछलियों मारेगा वो तुमको चारा देकर। भंवर डुबाएगी तुमको उभारा देकर, सुनो ये मछलियों मारेगा वो तुमको चारा देकर। अच्छे दिन आने की कभी उम्मीद मत करना, या ऐसे गलत फहमी मत पालना, दुश्मन बहुत चालाक है, मारेगा तुमको सहारा देकर। आज क्या हो रहा है, थोड़ा सा जाति धर्म के नाम पे आपको सहारा मिल जा रहा है, बस आप मस्त हो जा रहे हैं। लेकिन यकीन मानो वो किसी का नहीं है। मैं आपको साफ साफ कहता हूं कि आरएसएस का जो मुख्यालय नागपुर में है और उसके सरसंचालक जो है ना, उनके प्रमुख जो है ना मोहन भागवत जी, इस देश के तमाम पिछड़ों को, इस देश के तमाम दलितों को, इस देश के तमाम आदिवासियों को हिंदू मानने पे तैयार ही नहीं है। हिंदू नहीं मानता है। कहाँ से आपको हिंदू मानता है? फिर आप हिंदुत्व की राजनीति के फेरे में क्यों लगे हुए हैं? जो आपके समाज के लिए लड़ता है, आपके हित के लिए लड़ता है, इस देश हित के लिए लड़ता है, जनहित के लिए लड़ता है, फिर आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं? क्या लगता है कि आपको नहीं टॉर्चर किया जाता? अगर आपको टॉर्चर नहीं किया जाता है तो फिर लालू प्रसाद यादव जी के पूरी परिवार को क्यों बार बार टॉर्चर किया जाता है? उम्र के इस पड़ाव में भी क्यों सलाखों के पीछे बंद रखा है? आप देख रहे हैं कि रोजाना मैं लड़ाई लड़ रहा हूं बड़े भाई डॉक्टर कफील खान के लिए। क्या दोष था उनका? एक निर्दोष आदमी को फंसाने का काम किया है योगी जी ने। केवल अपने स्वास्थ्य मंत्री को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाया है डॉक्टर कफील खान को, और साजिशन उनकी हत्या कराना चाहता है। 27 तारीख को उनकी सुनवाई है। हमने बहुत मजबूती के साथ उनके लिए लड़ाई लड़ी है और लड़ रहा हूं। आज आपको पता है ना, बहन साइस्ता सलाखों के पीछे बंद है। क्या कसूर है कि केवल एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में का हिस्सा बनती थी, इसलिए सच बात बोलती थी, संविधान को लेकर के बोलती थी, इसलिए उनका इतना ही कसूर है ना। अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो हमारी भी बारी आएगी और आपकी भी पारी आएगी। हमारी इस वीडियो को जितना हो साथियों आप शेयर करें। इस देश के अंदर वो किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप जितना भी जुर्म करें, आप जितना, ना आपके बंदूक की गोलियों से डरने वाले हैं, ना आपके किसी भी चीज़ से डरने वाले हैं। देख लिया है देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरा, देख लिया है देखेंगे। अगर जेल ले जाने का शौक़ है तो हम जैसे लोग जेल जाने को तैयार है। अगर आपको गोली मारने का शौक़ है तो हम जैसे लोग अपने सीने पे गोलियां खाने के लिए भी तैयार है। इतने भी कायर नहीं हुए हैं अभी की पीठ पे अपनी गोलियां खाएंगे सामने से। लेकिन आप तमाम लोगों से कहता हूं कि आप अपने मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो आपका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं, अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। मुझे तो कभी कभी बहुत शर्म आती कि हिंदुस्तान के अंदर एक से एक यादव समुदाय के अंदर नेता है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि लालू प्रसाद यादव जी की रिहाई होनी चाहिए। बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट अगर करने लगे, चक्का जाम करने लगे, हो हल्ला करने लगे, भारतीय जनता पार्टी का अगर पोल खोलने लगे और सरेआम करने लगे तो बताइए रिहा नहीं होंगे? आप पागल हो जाएंगे और रिहा नहीं होंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको सड़कों पे उतरना होगा, आपको पगलाना होगा उसके लिए। नहीं तो ऐसे ही बेगुनाहों को गुनाही की सजा दे करके। और आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और जेल में इसी तरह मारेंगे। एक बात याद रखें, मैंने तो आपको कहा कि बड़ा योगी के ऊपर आप सबको पता है कितना केस है उस टकले मुख्यमंत्री पे। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बन करके बैठे हैं, झूठा साहब योगी, पता है उनके ऊपर 53 केस है। क्यों फिर बाहर है? जेल चला जाना चाहिए उनके ऊपर जब 53 केस है उनके ऊपर। बड़ा केस, बड़ा दंगा का आरोपी, बड़ा। उसके बाद वो सब बाहर में है। उन सब के लिए कुछ नहीं है, कानून कोई मायने नहीं रखता है, संविधान कोई मायने नहीं रखता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? हम और आप चुप है इसलिए। तो वो तो हिंदू मुसलमान क्या करके अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन जाति विशेष, यादव हो गया, मुसलमान हो गया, पासवान हो गया, ये सबको टारगेट कर रहा है। सच्चाई है कि नहीं? अगर सच है तो हमारी इस वीडियो को आप शेयर करें। और मैं आपको कहता हूं कि बहुत मजबूती के साथ आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन हाथ जोड़ करके कहता हूं, खास करके यादव भाइयों से, कि आप ज़रूर आवाज़ उठाएं। अगर आज आप अपने मसीहा के लिए नहीं लड़ेंगे ना, तो मैं आपको भरोसा इतना तो ज़रूर कह सकता हूं
कि धीरे धीरे आपका जो है ना, आपका वजूद मिटा दिया जाएगा। ये ठान लिया उन्होंने। आप किसी भी पार्टी में रहें, दलगत की भावनाओं से बाहर निकल करके एक सच्चा इंसानों के लिए आप फ़र्ज निभाइए, आप आवाज़ उठाइए। आप वैसे इंसानों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर किन के लिए उठाएंगे? आप आवाज़ उठाइए। लालू प्रसाद यादव जी को कौन नहीं जानता है? पूरी दुनिया के लोग लगभग उनको जानते हैं, हर देश के लोग उनको जानते हैं। और आप अपने ही घरों में उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, बड़ी शर्म आती है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े VIP लोग हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाना क्या गुनाह है? आवाज़ उठाइए मेरे साथियों। फिर से मैं आपको एक बार कहता हूं, लेकिन आवाज़ों के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के उन जालिमों का पोल भी खोलिए, वैसे लोगों का जो मैंने खोलने का काम किया है। आप 3-4 घटना याद रखें ना, छोड़िए सारी घटना को छोड़ दीजिए। चार प्रमुख घटनाएं आप याद रखिए ना। सोहराबुद्दीन कांड को याद रखिए, बहन इशरत जहां की कांड को याद रखिए, जावेद की कांड को याद रखिए, जिसान जौहर की कांड को याद रखिए। इन तमाम घटनाओं को याद रखिए। गुजरात की दंगे को याद रखिए। इन तमाम घटनाओं को याद रखिए ना। और इसके बाद आप अपने मोबाइल पे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने मोबाइल पे हर लोग शेयर करें, ताकि ये लोग ये वीडियो जाए हमारे उन जालिम सुने और वो थर्राए, वो दहले। उनको लगे कि नहीं, कोई शख्स ऐसा है जो कि आज भी लालू प्रसाद यादव जी के लिए बेबाकी से दूसरा लालू झारखंड से बोलने को तैयार हुआ है और लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने फिर से टाइम दिया है कि मैं लाइव आऊँगा 26 तारीख को डॉक्टर कफील खान साहब के लिए। कल भी मैंने लाइव आया था, लेकिन बड़ी अफसोस होती है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। थोड़ी सी अगर आप शेयर अगर करते हैं तो ना जाने इन आवाज़ों को कितने लोग सुन करके और अपने अंदर की हिम्मत को जुटाते हैं, कुव्वत को जुटाते हैं। आप सबको मालूम है मैं जिसके लिए आज आवाज़ उठाया था, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए। लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसी शख्सियत है जिनका हमें लगता है कोई जोड़ नहीं है। ज़िंदगी की पूरी खूबसूरत बेहतरीन हिस्से समाज को जोड़ने में उन्होंने लगाया और कई बार उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। बिहार के मुख्यमंत्री भी बनने का मौका मिला उन्हें, उनकी पत्नियों को, और रेल मंत्री भी बनने का मौका मिला। जब वो रेल मंत्री बने तो रेलवे को सबसे ज़्यादा मुनाफा पहुंचाने वाले अगर कोई थे तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो आज साजिश और षड्यंत्र का शिकार होकर के सलाखों के पीछे झारखंड के रांची होटवार जेल में एक काली कोठरी में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा है। तो आइए साथियों, मैंने उसके मुद्दे को लेकर के आप सबसे जुड़ने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी के उन जालिमों का, उन दंगाइयों का पोल खोलते हुए आप लोगों के सामने आने का काम किया था। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग कम से कम जिस वंशज से आते हैं आप उनका परिचय दें। आप अपने आप में यादव भाई अगर हमारे यदुवंशी कहा करते हैं, अगर है रियल में आप यदुवंशी, तो हमें लगता है कि आप आवाज़ उठाएंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। तमाम जुड़ने वालों का नमस्कार। मैं नाम तो नहीं ले पाया, लेकिन आप लोग इतना ज़रूर करेंगे कि हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे। लगातार साथियों कुछ न कुछ मुद्दा को लेकर के मुझे आपके बीच में आने का मौका मिलता है और मैं आता ही रहूँगा, इस लड़ाई को लड़ता ही रहूँगा। जिस दिन मैं चला जाऊँगा सलाखों के पीछे, मैं जेल चला जाऊँगा या फिर इस दुनिया से चला जाऊँगा, उसी दिन मेरी आवाज़ें केवल बंद हो सकती है। लेकिन उस दिन के लिए भी भरोसा दिलाता हूँ कि उस दिन भी बोलने वाले मेरे तरह लाखों लोग होगा। कितने लोगों को मारेगा, कितने लोगों को जेल भेजेगा? क्या लगता है एक डॉक्टर कफील खान साहब को जेल भेजने से तमाम लोगों की आवाज़ें बंद हो गई? नहीं, आज लाखों लोग डॉक्टर कफील खान साहब के लिए इस हिंदुस्तान में उठ खड़ा है और सरकार से आंख मिला करके बात करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। ये तो समझिए घनी, ये मनाइए कि केवल लॉकडाउन है। लॉकडाउन नहीं होता ना तो योगी को अभी उनकी औकात बता दिए होते। अब तक मैं उत्तर प्रदेश पहुंच करके और योगी आदित्यनाथ को उनकी औकात मालूम करवा देते कि योगी जी आप देख लीजिए कि डॉक्टर कफील खान किस चिड़िया का नाम है। और ये मनाइए कि मैं बहुत जल्द उत्तर प्रदेश जाने वाला हूं, गोरखपुर। 27 तारीख को जैसे ही उनको बेल मिलती है बाहर आएंगे, मैं उनके पूरी परिवार से मिलने जाऊंगा। फिर वहां से मैं डॉक्टर कफील खान साहब के साथ एक होकर के मैं आप सबको लाइव आकर के फिर आप सबसे गुफ्तगू करूंगा। लेकिन आप लालू प्रसाद यादव जी के लिए भी लगातार आवाज़ उठाइए, जो गरीबों के मसीहा रहे, दबे कुचले पिछड़ों के, अक़लियतों के, अल्पसंख्यकों के नेता।